नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने चर्चा करने के लिए, जहां एक और दुनिया में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि परमाणु बम का हमला कहां पर सबसे पहले होगा। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं यूक्रेन पर होगा, कई जगह कयास इस बात का भी लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, अमेरिका या फिर उसके चाहने वाले देश जैसे जापान या साउथ कोरिया पर हमला करेगा। इसी बीच में एक और थ्योरी निकल कर आती है और वो ब्रिटेन के खुफिया एजेंसीज के द्वारा निकाल के आई है, और वो ये है कि जहां एक और सब अपने अपने लेवल पर ये सारी बातें कर रहे हैं, वहीं चीन तैयारी कर रहा है अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की। अब ये क्या कहीं नई थ्योरी है? इस थ्योरी के अनुसार यदि आप सभी लोग थोड़ा सा भी अपने अंदर इस बारे में विचार करने का समय दें तो आप इस बात को बहुत गहराई तक समझ पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देखिए कि आज मैं आपके साथ में जो भी संवाद कर पा रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं सैटेलाइट इन्वॉल्व है। फिर चाहे इनिशियल स्टेज पर डेटा का आना हो या फिर किसी ना किसी माध्यम से मुझ तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, उनमें सैटेलाइट का कोई बहुत बड़ा योगदान है। सैटेलाइट हमारे जीवन में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे फिर वो आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, उदाहरण के लिए स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और वहीं उसी तरह भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भी सैटेलाइट्स का बड़ा योगदान है। दुनिया भर के देशों को अगर देखा जाए तो वो अपनी सैटेलाइट्स की ताकत पर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर अपनी धाक जमाए बैठे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका को ही ले लीजिए। जो आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस यूज़ करते हैं, वो अमेरिका की ही एक सैटेलाइट सिस्टम है जो कि सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। इसकी एवज में वो आपसे क्या लेता है? इसकी एवज में वो आपसे आपकी प्राइवेसी लेता है। मतलब आप कहाँ हो वो सब उसको पता है। और ऐसा केवल अमेरिका का ही नहीं, दुनिया के 4 बड़े समूह ऐसा कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन, चाइना और रशिया और अमेरिका शामिल हैं। ये सब इसी प्रकार की पोजीशनिंग सिस्टम्स का उपयोग करके आप सबकी कहीं ना कहीं से निगरानी कर रहे हैं। जरा विचार करिए कि यदि आपकी सूचना के सोर्स को ही मिटा दिया जाए तो युद्ध की दशा और दिशा क्या होगी। इसकी जानकारी हाल ही में ब्रिटेन के अंदर आयोजित एक सुरक्षा समिति की बैठक के अंदर दी गई। यहां पर क्या कहा गया? ब्रिटिश के जो स्पाई चीफ हैं उनका कहना है कि चाइना इज बिल्डिंग ए स्टार वॉर्स वेपन। अच्छा, ये क्या है? एक फिल्म है, अगर हॉलीवुड की आपको इंटरेस्ट है देखने का तो देखिएगा, स्टार वॉर्स के नाम से। उसके अंदर कुछ इसी प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं कि आपस में सैटेलाइट्स भिड़ेंगे तो कैसे भिड़ेंगे, किस तरह की लड़ाइयाँ होंगी, भविष्य क्या होगा युद्ध का। इस बारे में एक हॉलीवुड की फिल्म के अंदर चर्चा की गई है और कहा गया है कि चाइना कुछ वैसे ही वेपन बनाने की तैयारी इस समय कर रहा है और हमें चाइना को सैटेलाइट बस्टिंग टेक्नोलॉजी जो वो डेवलप कर रहे हैं उससे हमें बचना होगा। सैटेलाइट बस्टिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? चाइना कुछ इस प्रकार के डिवाइसेस बना रहा है कि किसी सैटेलाइट को मारने के लिए मिसाइल चलाने की नहीं, केवल लेजर की लाइट चलाकर सैटेलाइट को खत्म किया जा सके। इस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। यूके स्पाई चीफ से राइज ऑफ चाइनाज वर्ल्ड टॉप सिक्योरिटी इशू, ये आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं। क्या है? कुछ बातें और मैं आपके सामने यहां रखता हूं, आप इधर की तरफ देखिए। GCHQ जो है, इनका कहना है, यानी कि जो इनके चीफ हैं, सिक्योरिटी चीफ हैं, उनका इस प्रकार से कहना है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और आधार देने के लिए मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। ये स्टार वॉर्स नाम से एक फिल्म है जिसका बैकग्राउंड पोस्टर आप मेरे साथ देख सकते हैं। समय मिले तो फिल्म को भी निकाल कर देखिएगा। ये बात का आधार बना कैसे? आधार को आप कुछ न्यूज़ के साथ में मैच करके देखें। जून 14 के दिन भी कुछ इसी प्रकार की न्यूज़ बाहर आई थी यूरेशियन टाइम्स में, जिसने लिखा गया था कि चाइना ब्रिंग्स स्टार वॉर्स टू रियलिटी। यानी कि ये लगातार उस थ्योरी को, आप में से पता नहीं कितने लोग ये जानते होंगे कि जेम्स बॉन्ड की जो फिल्में हुआ करती थी, जिसको आप जेम्स बॉन्ड 007 कहते हैं, उसमें फिल्म के अंदर जो चीज़ें दिखा दी जाती थी कि गन ऐसी होगी, कार ऐसी होगी, ये सिक्योरिटी डिवाइसेस हो सकते हैं। इसके ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं कि बहुत सी चीज़ें फिल्म में आने के बाद रियलिटी में बनाए गए थे। यानी कि लोगों ने फिल्म से देखकर आइडिया लिया, वैज्ञानिकों ने आइडिया लिया और उस चीज़ को बनाया। एग्जैक्टली ऐसे ही स्टार वॉर्स से आइडिया चाइना ले रहा है और वो उन्हीं की देखा देख ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर रहा है जो कि सैटेलाइट्स को खत्म करने के काम में आ सकते हैं। मार्च 19 2022 की ये खबर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि चाइना ने एक लेजर वेपन डेवलप किया है जो कि सैटेलाइट्स को स्पेस में खत्म करने के काम आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप यहां पर नवंबर 19 2021 की खबर देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, शायद आपकी जानकारी में भी हो, कि दुनिया में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलें किसी ने बनाई नहीं है। चर्चाएं चलती हैं। रशिया कहता है कि उसने जिरकॉन नाम की मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। चाइना ने बकायदा इस चीज को करके दिखा दिया।
चाइना ने इसके बारे में किसी से नहीं बोला कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। अमेरिका बोला कि चाइना वालों ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। इसके ऊपर मैंने सेशन भी किया हुआ है। एक ग्लाइड मिसाइल इन्होंने ऐसी बनाई जिसका पाथ फिक्स नहीं था, यानी कि ऐसे रूट से होकर के निकली जिसके बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन के माध्यम से पता भी नहीं चल रहा कि वो जा कौन से रास्ते से रही है। चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल वेंट अराउंड द वर्ल्ड इन जुलाई। ये यूएस के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा, चाइना इस मामले में चुप था। अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन देखिए कि उसने उसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग की दुनिया में खबर निकाली। हालांकि अभी तक भी ये प्रूवन नहीं है कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। नेट पर भरी हुई है इंफॉर्मेशन, अमेरिका का वेस्टर्न मीडिया इसको उठा के रखता है, लेकिन ये सब बात असलियत में सब लोग जानते हैं कि हाइपरसोनिक लेवल पर चाइना सबसे आगे चल रहा है। जिरकॉन मिसाइल रशिया के द्वारा दूसरे नंबर पर लीड कर रही है और अमेरिका अभी तक उसके अंदर कुछ भी सिग्निफिकेंट कर नहीं पाया है। इन तीनों चीजों को मिलाकर कौन सी, एक तरफ आप देखिए लेजर वेपन, एक तरफ देखिए इनकी ये जो ग्लाइड मिसाइल, इनका सबका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या है, दोनों के बारे में पता नहीं चलता। आप सोचिए कि इस पूरे वर्ल्ड के चक्कर काट करके इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई, किसी को पता भी नहीं चला कि कोई मिसाइल चाइना ने छोड़ी है। अमेरिका वाले दावा करते रह गए, यानी कोई रडार कैप्चर नहीं कर पाया, कोई एंटी डिफेंस सिस्टम कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि हाइपरसोनिक की विशेषता ही ये है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्हें जो डिफेंस सिस्टम में अपन जैसे S-400 लगाते हैं, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैप्चर नहीं कर पाते। ये इतना तेज गति से चलती हैं कि आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा उतनी देर में तो ये अटैक कर देती हैं। इतनी फास्ट गति से चलती हैं कि इनको कोई भी मेजर करने वाले सिस्टम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको याद होगा मैंने सेशंस किए हैं, अगर आप पुराने जानकार हैं मेरे सेशंस के, जिसमें मैंने बताया है कि रूस इस काम में आगे बढ़ रहा है। S-400 से ऊपर S-500 उसने डेवलप किया है, जो कि खुद की जिरकॉन को ट्रैक कर सकता है, यानी कि हाइपरसोनिक को ट्रैक करने वाला एक नया सिस्टम उसने बना लिया है। खैर, रूस की चर्चा इसमें अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम चर्चा जिस बात की कर रहे हैं कि सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में मार गिराने के लिए इन्होंने संसाधन जुटा लिए हैं। चाइना ने कहा है कि इसका नया जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम है वो ना केवल मिसाइलों को गला सकता है अपितु उन्हें कैप्चर भी कर सकता है। मतलब आप इस तरह से विचार करिए किस लेवल पर ये लोग सोच रहे हैं। ये सारे के सारे जो न्यूज़ हैंडल्स हैं ना, ये काफ़ी रिलायबल सोर्स माने जा सकते हैं। आप ना तारीखों पर एक बार गौर करके देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि ये सब चीज़ें बहुत ही रिलायबल सोर्स में कंसीडर की जा सकती हैं। कैसे कि हमारे जो सिस्टम है एंटी सैटेलाइट सिस्टम, अच्छा जब तक मैं इस चीज़ को पूछ रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जब किया था तो उनकी सैटेलाइट का या उस ऑपरेशन का नाम क्या था। अधिकांश बच्चे जो सुन रहे हैं उन्हें मालूम होगा, आप मुझे बता दीजिए। हम भी ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन हमने लोअर ऑर्बिटल लेवल पर किया है। ये लोग तो 35-36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर करने की बात कर रहे हैं, हम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर वाली रेंज की बात कर रहे हैं। इन्होंने 35,000 किलोमीटर तक की बातें की हैं। इनका बात सुने अगर आप, तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसे सिस्टम डेवलप कर लिए हैं कि वो दूसरे की मिसाइल को दूसरे की सैटेलाइट को ना केवल कैप्चर कर सकता है, मतलब ना केवल खत्म कर सकता है बल्कि उसे कैप्चर कर सकता है। अपहरण हो जाएगा सैटेलाइट का ऊपर ही ऊपर, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सैटेलाइट का रास्ता बदल दिया, पता ही नहीं चला। इस तरह की घटनाएं भी यहां पर की जा सकती हैं। तो चलिए आपको स्पेस से जुड़ी हुई कुछ मैं ऐतिहासिक चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे संभव है किसी भी सैटेलाइट को मार गिराना? तो इसके बारे में दो प्रकार के कयास लगाए जाते हैं। या तो जमीन से ही सैटेलाइट को मार्क करके गिराया जाए, दूसरा तरीका होता है कि हवाई से यानी हवाई जहाज से सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए कोई मिसाइल लॉन्च कर दी जाए। दुनिया के 4 बड़े देश अमेरिका, यूएसएसआर और रशिया, इंडिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके पास में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, यानी कि सैटेलाइट को खत्म करने के लिए इनके पास सारी तकनीकें हैं। 1957 में जो वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था उसका नाम स्पुतनिक 1 था। इसके बाद से ही रशिया और यूएस, मतलब रशिया उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और यूएसए के बीच में बहस छिड़ गई इस बात की कि अंतरिक्ष में कौन ज्यादा जाएगा, कौन पहली बार जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग खोज होने लगी। इसी खोज के अंदर आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपने द्वारा इंसान को पहली बार मून पर उतार दिया था। ये सब होड़ का ही नतीजा था। कोल्ड वार के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई थी, उनमें यह शामिल थी। उस दौरान
एक दूसरे से भयभीत हुए इन दोनों देशों ने मिलकर दुनिया पर एक प्रेशर डाला, और वो ये था कि हम आउटर स्पेस ट्रीटी कर लेते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी का मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि हम स्पेस के अंदर किसी भी प्रकार का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। यानी दुनिया के देशों को बुला करके ऐसे संधि करा ली गई कि कोई भी अंतरिक्ष में जाकर के युद्ध नहीं करेगा, यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेस में यूज नहीं करेगा। इसके साथ साथ यह भी डिसाइड किया गया कि स्पेस में किसी का भी अधिकार नहीं होगा। अधिकार से मतलब यह है कि कोई देश यह नहीं कहेगा कि मैं मून पर पहले चला गया तो मून मेरा हुआ, या मैं मार्स पर पहला चला गया तो मार्स मेरा हुआ, या फिर मेरे देश के ऊपर वाला जो स्पेस है वो मेरा होगा। जैसे हम समुद्र के साथ करते हैं, जैसे हम नदियों के साथ करते हैं, लैंड के साथ करते हैं, ऐसा स्पेस के साथ कोई नहीं करेगा। चलिए, ये कम से कम अच्छा हुआ। अंटार्कटिका और स्पेस दो जगह ऐसी हैं जिन्हें पूरी दुनिया जब चाहे जी चाहे जितना यूज कर सकती है, लेकिन अब अमेरिका यहां पर कुछ करना चाह रहा है। इस स्थिति में इन्होंने हाल ही के अंदर चैलेंजेस टू सिक्योरिटी टू स्पेस 2022 एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया इनकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने। उनका कहना था कि रूस और चाइना मिलकर के सैटेलाइट्स जो कि अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं दुनिया भर के, उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निपटाने की योजना बना रहे हैं, जिसके चलते 2015 से 18 के बीच में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो मतलब संख्या है वो 200% तक बढ़ गई है। इन्होंने ये तक कहा कि ये दोनों देश लगातार इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाकर किस प्रकार से दुश्मन को चुनौती दी जा सके। इसी क्रम में ग्लोबल टाइम्स ने खबर लिखी कि चाइनाज स्पेस प्रोग्राम जो है वो दुनिया भर के लिए केवल पीस और कॉपरेशन देने के लिए है, और इंसान को हम भविष्य की संभावनाओं के प्रति और ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिका ने हालांकि इनकी बातों को नहीं माना। यही कारण है कि अमेरिका चाइना की मिलिट्री के जो ब्लास्ट यानी कि जो कोशिशें की जा रही हैं सैटेलाइट्स को मारने की, उनके खिलाफ कोई भी लेटर वत्री लेकर के आने वाला है, यानी कि कोई जल्दी ही कानून बनाने वाले हैं। संभव है कि इंडिया ने भी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया था उसका मेजर कारण यही रहा होगा। क्या कि कल को पता चले कि अमेरिका रशिया और चीन का बहाना लगाकर कुछ ऐसा कानून ले आए जिसके चलते हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण भविष्य में कभी कर ही ना पाएं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन शक्ति नाम से पहले ही एक कारनामा करके देख लिया था। मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन्स के साथ किया था। जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन संधियां होना शुरू हुई उससे पहले कर लिए थे, उन्हीं को उसने आज तक न्यूक्लियर वेपन संपन्न राष्ट्र माना है, बाकी सबको इलीगल ऑक्यूपेंट माना है। भारत इस बात को समझते हुए पहले ही परीक्षण कर लिया था। ठीक है, तो चाइना की जो चाइना जिस तरह की काम कर रहा है, चाहे वो एनर्जी वेपन बनाने के हो या काउंटर स्पेस एप्लीकेशन बनाने के हो, इसके ऊपर इस समय दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। और अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से देशों का यह मानना है कि जो भविष्य की लड़ाई है वो अंतरिक्ष की लड़ाई होगी। यही कारण है कि जो चाइना का बाइडू सिस्टम है, जैसे इंडिया का IRNSS है जिसको आप नाविक के नाम से जानते हैं, अमेरिका का GPS है, ऐसे चाइना का अपना सिस्टम है, उसका नाम है बाइडू। आपको याद होना चाहिए कि चाइना इस समय स्पेस के अंदर ना केवल बाइडू को पूरी तरह लॉन्च कर चुका है बल्कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बना चुका है। स्पेस स्टेशन को तियांगोंग नाम दिया गया है। वो इस महीने पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जहां हम एक और इतने सारे देशों के द्वारा निर्मित ISS की बात करते हैं, वहीं चाइना अपना तियांगोंग नाम से स्पेस स्टेशन बना रहा है। लोगों को संदेह है कि हो सकता है कि यह अपने स्पेस स्टेशन से, जो कि इसने खुद ने बनाया है, वहां पर से लेजर लाइट्स के माध्यम से दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को टारगेट करे। यह इसके ऊपर संभावनाएं जताई जा रही हैं। अमेरिका रशिया और चाइना के ऊपर बड़ा ही संदेह रखता है। इसके पीछे का बड़ा कारण है, रिसेंट डेज में क्या हुआ कि रशिया ने एक ऐसी मिसाइल लॉन्च करी जिसने एक बहुत पुरानी सोवियत एरा की सैटेलाइट को खत्म किया था अंतरिक्ष में। खत्म तो किया, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से टुकड़े जो हुए अंतरिक्ष में वो 1500 से ज्यादा टुकड़े थे सैटेलाइट के, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का कचरा, जिसे हम डेब्रिस कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में बढ़ गया। अमेरिका को ऐसा ही डर चाइना से लगा, क्योंकि चाइना ने हाल ही में हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और एक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का परीक्षण किया, जिसकी वजह से उनकी डिटरेंट पॉलिसी और अंतरिक्ष में जिन ऑर्बिट्स में सैटेलाइट घूम रहे हैं उनके पाथ को भटकाने की नीति का परीक्षण किया गया। यह दुनिया को दर्शाने के लिए काफी पर्याप्त है कि चाइना किस प्रकार से अंतरिक्ष में बहुत तेजी से और बहुत ही ताकतवर तरीके से आगे निकलकर आ रहा है। आपको याद होना चाहिए, चाइना ने हाल ही में मून के भी साउथ पोल पर
सक्सेसफुली लैंडिंग की है, वहीं मार्स के ऊपर भी इन्होंने सक्सेसफुली लैंडिंग की है, रोवर की लैंडिंग की है। यह दर्शाता है कि चाइना अंतरिक्ष में अब कहीं तक भी अमेरिका से पीछे नहीं है, वो बहुत ज्यादा हद तक स्पेस में काम कर चुका है। इस वजह से पूरी दुनिया चीन को अपने लिए एज ए खतरे के रूप में देखती है, या यूं कहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को अपने लिए खतरे के रूप में दिखाकर दुनिया से यह कहता है कि यदि इनसे नहीं बचे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि यूएस अपने मित्र राष्ट्र जैसे कि साउथ कोरिया या फ्रांस, इनके साथ मिलकर के इस प्रकार की एक्सरसाइजेज अब कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में कभी युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन एक सवाल जो मैं आपके लिए यहां दे जा रहा हूं वो ये है कि इन दिनों भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष में नहीं बल्कि अपने डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर। हाल ही में सिपरी की एक रिपोर्ट आई जिसमें एशिया पैसिफिक के बारे में चर्चा की गई। आत्मनिर्भरता में भारत कौन से स्थान पर रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यदि आपको आंसर मुझसे सुनना है तो इसका आंसर है चौथा। इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन इन एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में हम 4th स्थान पर रहे हैं। चाइना यहां पर डिफेंस के अंदर जो सेल्फ रिलायंस है उसके अंदर नंबर 1 पर रहा है, भारत 4th पर रहा है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर पा सकते हैं सामान्य दिनों में 10% डिस्काउंट, लेकिन इस समय अंकित10 पर मिल रहा है 20% डिस्काउंट इन यूपीएससी कैटेगरी। एसएससी कैटेगरी के अंदर फिलहाल के लिए 30% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है 14 तारीख तक। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी कैटेगरी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल चीजें पढ़ना चाहता है तो वो यहां से इनको सब्सक्राइब कर सकता है। हाल ही में यूपीएससी के कैटेगरी के लिए एक ईपीएफओ का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें 2400 रुपए के अंदर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। यह आपके लिए उपलब्ध है अनअकैडमी पर। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।